द झकास की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं प्रतीक तिवारी और आप देख रहे हैं द झकास। आपका स्वागत है इस खास सेगमेंट में जिसका नाम है हर शनिवार प्रतीक तिवारी के साथ। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, कोरोना वायरस। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने तबाही मचा रखी है। इसने भारत में भी पिछले 5-6 महीनों में एक आपातकालीन स्थिति जैसा पैदा कर दिया है, जिसकी वजह से लोग अपने घरों में रहने को मजबूर थे, उनसे उनकी नौकरियां छिन गई, उनकी जेब पर भी इसकी मार पड़ी है। भारत का जीडीपी अब -23.9% हो गया है, यानी भारत की अर्थव्यवस्था अब चरमरा गई है। इसमें कोविड-19 का कितना हाथ है ये तो भगवान ही जाने। एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी भी अब कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। भारत रोज कोविड-19 के मामलों में नए नए रिकॉर्ड बना रहा है, नया नया ग्राफ सजा रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना, सब चंगा सी। भारत में कोविड-19 पॉजिटिव लोगों की संख्या यानी एक्टिव लोगों की संख्या 19.5% है और रिकवर्ड लोगों की संख्या 78.9%। एक विशेषज्ञों की स्टडी के मुताबिक पता चला है कि कोविड वॉरियर्स यानी डॉक्टरों को मरीजों से 4 गुना ज़्यादा संक्रमण का खतरा है, जिसकी वजह से भारत में अब तक 393 डॉक्टरों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें से 64 सबसे ज़्यादा तमिलनाडु से थे। इसका आंकड़ा और भी ज़्यादा हो सकता है क्योंकि ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा रजिस्टर्ड डॉक्टर्स थे। बात वैक्सीन की। स्पुतनिक 5 यानी रशिया की कोविड-19 वैक्सीन अब भारत में डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के साथ अपना फेज 3 ट्रायल रन साझा करेगी। लेकिन स्पुतनिक 5 वैक्सीन भारत में बन नहीं सकती, यानी डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज भारत में स्पुतनिक 5 नहीं बना सकते। अगली खबर है भारत चाइना बॉर्डर टेंशन की। भारत के LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मामला थोड़ा गर्म है। ये मामला आपकी टीवी स्क्रीन से तब तक गायब था जब तक 20 भारतीय सैनिक शहीद नहीं हो गए थे, जिसमें एक कमांडिंग ऑफिसर तथा 19 अन्य भारतीय सैनिक थे। नई दिल्ली में टीवी चैनल पर डिबेट चल रही थी कि नई दिल्ली से 1023 किलोमीटर दूर LAC पर चाइना पर कौन सा बम गिराया जाए, लेकिन चाइना अपनी औची हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत और चाइना के बीच कूटनीतिक तथा सैन्य लेवल की बातचीत चालू है। पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना और चाइना के बीच एक कोर्प्स कमांडर लेवल की बातचीत हुई, जिस 5वें चरण में ये बातचीत 5 से 10 घंटे तक चली। मॉनसून सेशन जारी है, जिसमें राजनाथ सिंह जी नए नए बयान देते हैं। कभी भारत सरकार कहती है कि पिछले 6 महीनों में LAC पर कोई घुसपैठ नहीं हुई, लेकिन LAC पर तो चाइनीज आर्मी हवाई फायर कर रही है। पहले भारतीय सेना जो फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करती थी, अब फिंगर 4 तक पेट्रोलिंग कर रही है। कभी पार्लियामेंट कहता है कि एक नेशनल सिक्योरिटी का विषय है, इस पर पार्लियामेंट जैसी ओपन जगह पर बहस नहीं किया जा सकता। अगर आपको राजनाथ सिंह जी की ये पहली समझ आ रही है तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। बहरहाल फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर और वैंग ही की मॉस्को में मुलाकात होती है, जिस पर 5 पॉइंट एक्शन प्लान पर बात की जाती है, जिसमें डिसएंगेजमेंट पर जोर दिया जाता है। यह मुलाकात डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के रशिया जाने के कुछ दिन बाद हुई। चलिए बात करते हैं योगी के प्रदेश उत्तर प्रदेश के बारे में। जी हाँ, आप जो ये ग्राफ देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के अनएम्प्लॉयमेंट रेट का ग्राफ नहीं है, ना ही ये एम्प्लॉयमेंट रेट का ग्राफ है। ये ग्राफ है कोविड संक्रमित लोगों का। उत्तर प्रदेश में कोरोना की महामारी फैली हुई है। ऐसी स्थिति में प्रदेश की जनता प्रदेश सरकार से यही उम्मीद लगाती है कि प्रदेश सरकार उनकी पूरी निष्ठा और अनुशासन से मदद करेगी, उनकी इस कठिनाई में उनकी सहायता करेगी। लेकिन इस महामारी के बीच उत्तर प्रदेश में कोरोना किट घोटाले की बात सामने आई है। उत्तर प्रदेश सरकार की घर घर स्कैनिंग योजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 पल्स मीटर और एक थर्मल स्कैनर खरीदने की बात आई थी। ये सारे सामान तय सीमा से 5 गुने ज्यादा दामों में खरीदे गए हैं, यानी 10 रुपए की चीज 50 में। गौरतलब बात यह है कि यह आरोप विपक्ष में बैठे नेताओं ने नहीं लगाया, बल्कि बीजेपी के सुल्तानपुर से विधायक द्विवेदी जी ने लगाया है। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है और SIT की जांच बिठा दी है।
देखने वाली बात यह है कि इस घोटाले से लगभग 59,163 ग्राम सभाएं प्रभावित होंगी। यानी कि ये कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है, ये घोटाला नेताओं और अफसरों की मिलीभगत है। इन नेताओं ने आपदा को अवसर में बदल दिया है। देखने वाली बात यह भी है कि एसआईटी इस मामले में किस तह तक जाती है। कहीं ये शिक्षा घोटाले की तरह इसे गायब तो नहीं कर देती, या फिर ये महज एक ट्विटर का ट्रेंडिंग टॉपिक बन के ना रह जाए। हमारी अगली खबर है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। चलिए बात करते हैं भारत में युवाओं की, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा आबादी युवाओं की ही है। भारत में लगभग 34.3% युवा हैं, यानी भारत में किसी भी और एज ग्रुप से ज़्यादा। इस कोरोना काल में लगभग 5 करोड़ सैलराइज्ड लोगों की नौकरियां हाथों से जा चुकी हैं, जिसमें 41 लाख युवा हैं। यानी 18 से 24 साल के लोगों पर अनएम्प्लॉयमेंट का तमाचा थोड़ा तेज पड़ा है। बीजेपी ने कहा है कि 18 सितंबर को नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर वो भारत में उनका जन्म दिवस नेशनल एम्प्लॉयमेंट के डे के रूप में मनाएंगे, लेकिन बाजार में और रोडों पे तो कुछ और ही दिखता है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों में पूरे देश ने इस दिन धरना प्रदर्शन किया। युवाओं ने रोड के किनारे अपने ठेले लगाए, उन्होंने चाय और समोसे बेचे, पकौड़े तले और बताया कि वो कितने बेरोजगार हैं। उत्तर प्रदेश में लोगों ने थालियां बजाई, डंडे खाए, जेल भी गए, गालियां भी खाई। उत्तर प्रदेश के आगरा डिवीजन एसएसपी ने कहा है कि अगर इस कोरोना काल में आपकी नौकरी चली जाती है, आप बेरोजगार हो जाते हो, तो आप अपराध का हाथ ना थामें, क्योंकि पुलिस प्रशासन को भी पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट एंड क्रिमिनलाइजेशन गो हैंड इन हैंड, मतलब दोनों का ग्राफ साथ में ऊपर जाता है। नेपाल से लगभग 8,000 लोग पिछले 6 महीनों में भारत में आ चुके हैं एक नौकरी का जरिया ढूंढने, लेकिन उन्होंने अपने माननीय ओली जी की बात नहीं सुनी कि पूरा नेपाल के अंदर भारत आता है। पार्लियामेंट सेशन में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह के तीखे तेवर दिखे। उन्होंने कहा है कि मान्यवर हम घर नहीं जाएंगे और यहीं पे शाम को थाली और ताली बजाएंगे ताकि देश के युवाओं को रोजगार मिल सके। जिस मनरेगा का बीजेपी ने विरोध किया था और यहां तक कहा गया था कि मनरेगा कांग्रेस का एक जीता जागता विफलता का एक उदाहरण है, उसी मनरेगा ने ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर कम किया है, मतलब शहरों से एक अच्छा प्रदर्शन किया है। लॉकडाउन में लगभग 23% बेरोजगारी दर बढ़ गया था। जी हां, ये 45 साल में सबसे ज़्यादा है, जो अब घटकर लगभग 8% के करीब आ गया है। युवाओं की सरकार से यही अपील है कि जितने भी पद खाली हैं वो जल्दी से जल्दी भरे जाएं, उनमें जल्दी टेस्ट हो, उनका रिजल्ट आए और हर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाके अटक ना जाए। हमारी अगली खबर है आईपीएल के ऊपर। भारत में आईपीएल अमूमन अप्रैल में खेला जाता है और आईपीएल भारत में कोई अन्य खेल नहीं है, ये भारत का एक त्यौहार है। लेकिन कोरोना काल की वजह से इस बार आईपीएल स्थगित हो गया। इस बार आईपीएल यूएई में खेला जा रहा है। आईपीएल को देखते हुए यूएई में सारे प्रोटोकॉल और एसओपीज को ध्यान में रखा जा रहा है। कोरोना की सारी गाइडलाइंस पे ध्यान दिया जा रहा है। क्रिकेट प्लेयर्स को कंपलसरी क्वारंटाइन किया गया, उनके कोविड टेस्ट हुए और हमने सोशल मीडिया पर उनके होम वर्कआउट वीडियोस तो देखे ही। पहला मुकाबला आईपीएल का बड़ा रोमांचक होने वाला है। पहला मुकाबला धोनी की सीएसके और रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस के बीच होने जा रहा है। दोनों ही टीमें आईपीएल की प्रबल दावेदार हैं और ये मुकाबला भी जोर शोर से होगा। सीएसके के लिए एक बुरी खबर है कि उनके स्टार बल्लेबाज और आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज सुरेश रैना सीएसके का हिस्सा नहीं होंगे। पंजाब में हुई उनके परिवार पे हुई हिंसा से वो काफ़ी आहत हैं, इसलिए उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। उन्होंने बताया कि इस समय वो अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं। देखा जाए तो पिछले 5-6 महीनों से किसी भी खिलाड़ी ने क्रिकेट नहीं खेला है, तो उस मापदंड के अनुसार सारे क्रिकेट खिलाड़ी अभी बराबर हैं, पर देखना यह होगा कि कौन किस पर भारी। अगर आपको यह खबर हमारी अच्छी लगी तो द झक्कास को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसे आगे शेयर कीजिए। अगर आपके कोई महत्वपूर्ण सुझाव है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए नमस्कार।